साल था 2009। नेहा कुछ साल पहले ही दिल्ली से बैंगलोर में शिफ्ट हुई थी। नेहा काम की वजह से ऑफिस में थोड़ी देर ज़्यादा रुकी थी। उसने देखा कि उसको एक मेल पॉप हुआ। उसने कंप्यूटर में चेक किया तो वो मेल किसी राहुल मेहरा नाम के एक लड़के से आया था। उसमें लिखा हुआ था, हाय गॉर्जियस, मेरा नाम राहुल है और मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, तुम बहुत मन लगा के काम करती हो। ये पढ़ के नेहा को बहुत अजीब लगा और बहुत गुस्सा भी आया कि ये है कौन लड़का जो मुझे स्टॉक कर रहा है और मुझे ऐसी एडवाइस दे रहा है। रोहन के कैबिन पे गई। राहुल मेहरा नाम के लड़के को जानते हो क्या? और ये सुनते ही रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। संजना के मम्मी और मौसी ने डिसाइड किया कि चलो हम अपने गाँव चले जाते हैं, वहीं पे कुछ दिन रहेंगे नानी के गाँव। सब सोने के बाद संजना और उसकी छोटी बहन, उनको नींद नहीं आ रही थी। उनमें एक अजीब सी चुल मची। डेयर उनमें हुआ कि चलो पूरे जो महल जो खाली पड़ा था हम जाके देखते। जब वो मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक से उनको ऊपर के फ्लोर से एक धड़ करके आवाज उनको सुनाई दी। भाग के अपने घर आ गए। तो उस पूरी रात सिर्फ शांत थे और एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे ही रात के 1:30-2 बजे उन्होंने देखा कि उनके बैल्कनी में एक अजीब सी औरत खड़ी हुई है। वैसे ही वहां से वो औरत बोली, चुप हो जाओ वरना मैं तुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका स्टोरीज विद रिकी के एक नए एपिसोड में। ये जो सीरीज़ है हम बहुत बार अपने मराठी चैनल पे कर चुके हैं, बट हिंदी चैनल पे ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मैं रिकी आपकी भेजी हुई या मैंने पढ़ी हुई कहानियाँ बताता हुआ। और आज के एपिसोड में भी हमारे पास ऐसी ही कुछ डरावनी कहानियाँ हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो और स्पॉटिफाई पे सुन भी सकते हो। तो बिना कुछ वक्त गवाए हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है बैंगलोर शहर की। बैंगलोर शहर आपको जैसे पता है एक आईटी हब है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉब करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं और बहुत हैपनिंग शहर है और ये बहुत अच्छा वेदर है और बहुत अच्छे लोग भी हैं। बट इसी शहर में जहाँ पे इतनी खुशियाँ और इतने लोग हैं, वहाँ पे कभी आपने सोचा है कि कुछ ऐसे क्रीपी इंसिडेंट भी हो सकता है जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है? साल था 2009। नेहा कुछ साल पहले ही दिल्ली से बैंगलोर में शिफ्ट हुई थी। उसने अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके बैंगलोर के एक आईटी कंपनी में उसकी जॉब लगी थी। उसने अपने ऑफिस के पास ही किराए पे एक छोटा सा फ्लैट लिया था। नेहा बहुत ही होशियार और बहुत ही सिंसियर एम्प्लॉय थी। उसकी कंपनी में उसका बड़ा नाम था, मतलब बिल्कुल कोई कंप्लेंट्स नहीं, सारे काम बहुत अच्छे से होते थे। और ऐसा था कि उसको 1 साल होने आ गया था। मार्च का महीना चल रहा था और कुछ दिनों में उसका अप्रेजल भी था। ऑफिस में सबकी वो फेवरेट थी, मतलब सारा काम एकदम अच्छे से होता था। लेट नाइट रुकती थी, काम ख़त्म करती थी और बहुत ही ओबीडियंट और बहुत ही सिंसियर ऐसी वो लड़की थी। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, मार्च अप्रैल का महीना चालू था। नेहा काम की वजह से ऑफिस में थोड़ी देर ज़्यादा रुकी थी। उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉय जो उसके कलीग्स थे वो चले गए थे, बट उसका थोड़ा काम पेंडिंग था। उसने सोचा कि ये थोड़ा सा काम बचा है, मैं ये काम खत्म कर ली थी और घर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से नज़दीक है और ना ही मुझे कोई फैमिली वैमिली है यहाँ पे। तो काम खत्म कर ली थी, तो वही अपना लेट नाइट तक काम कर रही थी। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, सब कुछ पैक वैक कर रही थी, उसने देखा कि उसको एक मेल पॉप हुआ। उसने कंप्यूटर में चेक किया तो वो मेल किसी राहुल मेहरा नाम के एक लड़के से आया था। उसमें लिखा हुआ था, हाय गॉर्जियस, मेरा नाम राहुल है और मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, तुम बहुत मन लगा के काम करती हो। जितना काम करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गुना तुम काम करती हो। थोड़ा अपने आप के लिए भी वक्त निकालो और जल्दी घर जाया करो। ये पढ़ के नेहा को बहुत अजीब लगा और बहुत गुस्सा भी आया कि ये है कौन लड़का जो मुझे स्टॉक कर रहा है और मुझे ऐसी एडवाइस दे रहा है, ये होता कौन है? और इसी कारण की वजह से नेहा ने उस मेल को इग्नोर किया, अपने घर गई। उसके दिमाग में वो था ही कहीं ना कहीं, बट आपको जैसे पता होगा कि लड़कियों को इन सब चीज़ों की आदत होती है कि कोई ना कोई ऐसा स्टॉकर, कोई ऐसा लड़का होता ही है जो उन्हें परेशान करते रहता है। इसके लिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर और उस मेल को इग्नोर किया। अपने घर जाके सब काम वगैरह करके वो सो गई और दूसरे दिन नेहा ये सब भुला के वही अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करती थी। ऑफिस आना, घर जाना, वही घर से ऑफिस आना, काम करना, वापस घर जाना, वो सब चीज़ें। पर हर दिन हर रात को वो राहुल उसे एक ना एक मैसेज करता था। नेहा को लगा होगा कोई चीप सा स्टॉकर जो स्टॉक कर रहा है उसको, तो नेहा उसके जैसे ही मेल आता था बिना पढ़े उसे डिलीट कर देती थी। कुछ दिनों के लिए उसने ऐसे ही किया। फिर एक दिन जब नेहा देर रात तक काम कर रही थी, उनके ऑफिस में कुछ ट्रेडिशनल डे था और उस दिन भी नेहा देर रात तक रुकी थी। उसके काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे और उसकी डेडलाइन थी। इसके लिए वो बहुत स्ट्रेस में थी और वो कैसे भी करके अपना काम ख़त्म कर रही थी। उसी बीच उसको वापस एक मेल आया और ये मेल भी था फ्रॉम राहुल मेहरा।
ये देख के उसको कुछ समझा नहीं, उसको बहुत गुस्सा आया कि भाई मैं इसके रोज मेल डिलीट करती हूँ, इसको रोज ये करती हूँ, तो भी ये क्यों मेल कर रहा है मेरे को। और उस रात भी जब नेहा वो मेल डिलीट ही करने जा रही थी कि उसने उसका सब्जेक्ट देखा, उस सब्जेक्ट में लिखा था, उस मेल के सब्जेक्ट में लिखा था हेलो लव ऑफ माई लाइफ। ये पढ़ के नेहा को बहुत अजीब लगा, वो थोड़ी डर गई, थोड़ी सहम सी गई। उसने वो मेल डिलीट नहीं किया, उसने वो मेल पढ़ा। जैसे ही उसने मेल पढ़ा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें उसने लिखा था कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, स्पेशली वो रेड साड़ी जो तुमने पहनी है। ये देख के नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको इतना डिटेल में कैसे पता। उसको लगा ऑफिस का ही कोई लड़का होगा जो उसको छेड़ रहा है। उसने और नीचे पढ़ा तो उधर लिखा था कि मैं ना तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल होते जा रहा हूँ, मुझे तुम हाँ बोल दो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तुम। और बाय द वे आज तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी उस रेड साड़ी में। ये पढ़ के नेहा को लगा कि ये समझ आ गया था कि ये कुछ सीरियस है, जितना नॉर्मल दिख रहा है वैसे तो कुछ है नहीं। नेहा ने उस मेल को पहली बार उस बंदे को रिप्लाई किया, उसको बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोला कि तुम मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो, क्यों मेल कर रहे हो तुम मुझे, और तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें ना ही जानती हूँ, ना ही मैं तुमसे कभी मिली हूँ, ना ही मुझे मिलना है, और अगर फिर से तुमने अगर मुझे ये मेल भेजा तो मैं पॉश में कंप्लेंट कर दूँगी। अब पॉश जिसको नहीं पता, वो जनरली फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है कॉरपोरेट्स में, जो उनके खिलाफ कोई भी मेंटल या फिजिकल असॉल्ट के प्रोटेक्शन में होता है। राहुल को पॉश की धमकी दे दी। नेहा के उस धमकी के बाद कुछ दिन तक उस बंदे का कोई मेल नहीं आया। नेहा को लगा ठीक है, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया, लगता है वो डर गया, और नेहा को लगा कि ये वापस नहीं करेगा, जो भी था ठीक है। नेहा वापस भूल गई। बट कुछ हफ्तों बाद वापस उस बंदे का एक मेल आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं पॉश वॉश से नहीं डरता, तुम्हें जो करना है करो, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे बारे में हर रात सोचती हो। ये पढ़ के नेहा वापस शॉक हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बट मेल से आगे बात बढ़ भी तो नहीं रही थी। और जैसे आपको पता है कि नेहा एक अनजान शहर में थी, अकेली लड़की, और उसे वहाँ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली भी उससे दूर थी, उसके कोई इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे। तो उसको लगा कि ठीक है मेल तक है, मैं इसके मेल इग्नोर करती हूँ और जाने दो, जिसको जो करना है करो। तो नेहा उसके मेल इग्नोर करती गई। कुछ दिन बाद वापस जब नेहा ऑफिस में थी दोपहर के समय, उसका एक मेल आया। हाय गॉर्जियस, तुम अपने बालों से खेलना बंद करो और हम जल्दी ही एक दूसरे से शादी कर लेंगे। ये मेल पढ़ के नेहा शॉक हो गई क्योंकि उस वक्त नेहा बालों से ही खेल रही थी। ये उसको समझ नहीं आ रहा था कौन है जो मुझे देख रहा है और कौन मुझे ये मेल कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उस चीज़ से नेहा शॉक थी और उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बताया, और उन्होंने कहा कि ठीक है अगर कुछ ज़्यादा होता है तो हम इसके बारे में पुलिस में कंप्लेन करेंगे, बट ठीक है कुछ वक्त के लिए इग्नोर करो, कुछ ही हफ्ते हुए हैं, कोई होगा ऐसे कोई दोस्त या फिर कोई करीब बंदा जो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा है, मज़े ले रहा है तुम्हारे। इसलिए नेहा ने भी उस चीज़ को इग्नोर किया। बट पर अगले कुछ दिनों तक एक बात बहुत हैरानी वाली थी कि उस राहुल मेहरा ने हर एक मेल में एग्जैक्ट उसके एक्शंस प्रेडिक्ट करता रहा। जब वो कुछ खाना खा रही थी, कुछ कॉफ़ी पी रही थी, उसको एग्जैक्ट वैसे मेल आता था कि कॉफ़ी पीते हुए तुम अच्छे दिखते हो, बोर हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाती थी, कुछ खाना खाती थी, हर चीज़ वो प्रेडिक्ट करता रहा और उसे मेल भेजते रहा। ये थोड़ा क्रीपी था और अभी ये बहुत ज़्यादा क्रीपी हो चुका था। इवन अगले दिन उसका ये तक मेल आया कि नेहा आई नो तुम्हारा कल सर्टिफिकेशन है और अप्रेजल की बात भी होने वाली है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ये पढ़ के नेहा एकदम शॉक हो गई थी क्योंकि सर्टिफिकेशन और अप्रेजल की बात किसी को भी नहीं पता, इवन उसके क्लोज फ्रेंड को भी नहीं। सिर्फ उसका जो सीनियर था रोहन, उसे ये बात पता थी। नेहा ने उस मेल को रिप्लाई किया कि ये सब तुमको बता कौन रहा है, तो और तुम इतना स्टॉक क्यों कर रहे हो, क्या रखा है मुझे। उसमें उसका रिप्लाई आया कि मुझे कोई नहीं बता रहा है, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें हमेशा देखते रहता हूँ और तुम जो जो करती हो मुझे वो सब चीज़ पता है। तो नेहा ने रिप्लाई किया पक्का तुम रोहन के दोस्त होंगे, जो उसका सीनियर था, पक्का रोहन के कोई दोस्त होंगे और तुम्हें रोहन ये सारी चीज़ें बता रहा है। तब राहुल ने उसको रिप्लाई देते वक्त कहा कि बट रोहन को इतने बारीकी में कैसे पता हो सकता है, उसका कैबिन भी तुम्हारे से बहुत दूर है, क्या वो दिन रात सिर्फ तुम्हारे पे नज़र रखेगा। तब नेहा को थोड़ा शौक लगा कि रोहन वैसा लड़का नहीं था, वो बहुत ही समय से अच्छा दोस्त था और उसका बहुत ही अच्छा सीनियर था। तो दूसरे दिन उसने सोचा कि अभी इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी ये रुक नहीं रहा है, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स उसको कैसे पता है। नेहा दूसरे दिन ऑफिस गई और रोहन के कैबिन पे गई। रोहन के कैबिन में पूछा, रोहन मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। रोहन ने कहा हाँ ज़रूर पूछो क्या बात करनी है। तब नेहा ने उसे पूछा कि क्या तुम राहुल मेहरा
नाम के किसी आदमी को जानते हो? राहुल मेहरा नाम के लड़के को जानते हो क्या? और ये सुनते ही रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर गया और उसने पूछा, राहुल मेहरा, ये तुम इसे कैसे जानती हो? उसने कहा कि ये मुझे मेल भेज रहा है कई दिनों से। वो बोलते दिखाओ मुझे। जब रोहन ने उसके मेल देखे, रोहन के पैरों के नीचे की ज़मीन सरक गई। उसे बोले ये कैसे पॉसिबल कैसे है? वो बोलता है सामने ही है तुम्हारे, इसमें पॉसिबल होना क्या बात है, कौन है ये लड़का? उसके बाद जो बात रोहन ने कही, ये सुन के नेहा बहुत ज़्यादा घबरा गई। रोहन ने उसे कहा कि राहुल मेहरा नाम का एक एम्प्लॉय था हमारे ऑफिस में, जिसकी 2 साल पहले ही ऑफिस में ही डेथ हो गई थी। उसने आत्महत्या कर ली थी ऑफिस में। ये सुन के नेहा को समझ नहीं आया। बोले क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये कौन मुझे मेल भेज रहा है? तब उन्हें समझा नहीं, क्योंकि जो मेल था वो ऑफिस के आईडी से था और वो जो मेल आईडी थी वो डिलीट करना भूल गए थे। तब रोहन और नेहा को ये लगा कि मे बी उसकी मेल आईडी किसी और के पास होगी और कोई दूसरा एम्प्लॉय या फिर तो कोई दूसरा बंदा उसकी ईमेल से उसको मेल कर रहा होगा। तब नेहा और रोहन जब टेक्निकल टीम के पास गए ये पूछने के लिए कि ये मेल मुझे कहाँ से आ रहे हैं, उनको एक ऐसी बात पता चली भाई जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट वो हो रही थी। नेहा के मेल कोई और नहीं भेज रहा था, कोई और जगह से नहीं भेज रहा था। नेहा के मेल खुद उसके कंप्यूटर से ही भेजे जा रहे थे और उसी एग्जैक्ट टाइम जिससे वो रिप्लाई कर रही थी, जिस कंप्यूटर पे वो बैठी थी, वहीं से उसके मेल सेंड हो रहे जा रहे थे। जब हायर टेक्निकल टीम को ये बात और रिसर्च में उन्होंने देखा तो तब उनको पता चला कि वो ईमेल आईडी कोई भी डिवाइस में लॉगिन नहीं है, कोई कंप्यूटर में लॉगिन नहीं है, वो सिर्फ वही कंप्यूटर में है और उसी से उसको मेल भेजे जा रहे हैं। और ये सब देख के नेहा और उसके पूरे टीम को, उसके पूरे जो कंपनी थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, साइबर कंप्लेंट की और वो सब प्रोसेस चालू हो गई और नेहा ने 2 दिन की छुट्टी ले ली। 2 दिन बाद जब नेहा ऑफिस में आया उसको थोड़ा बेटर फील होने लगा, बट वही अगेन ईमेल आईडी से उसे मेल आया था। उसमें लिखा था, हाय ब्यूटीफुल, अब तुम जानती हो मैं कौन हूँ और मैं क्या करता था। उस मेल में लिखा था कि 2 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसे ही था। मैं भी यहाँ रोज़ काम करता था और वर्क प्रेशर में अपनी लाइफ बैलेंस कर रहा था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे और इस वजह से बहुत अकेला और बहुत स्ट्रेस होता था। एक दिन इतने स्ट्रेस की वजह से, अकेलेपन की वजह से मैंने यहाँ पे ही खुदकुशी कर ली और तब से मुझे तुम्हारी जैसे कोई लड़की की तलाश है जिसको मेरे जैसा ही काम करना पसंद है। मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठा हूँ और मुझे तुम्हें खोना नहीं है और हम दोनों सिर्फ तभी एक साथ आ सकते हैं जब तुम इस दुनिया से चली जाओ। तो क्या तुम खुद अपने आप को मारोगे या मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? तो गाइज जो हमारी अगली स्टोरी है वो कोलकाता की है। कोलकाता में एक छोटा सा गांव था और ये स्टोरी संजना ने बताई है। संजना कहती है कि उसका कोलकाता के पास में एक छोटा सा गांव था जहाँ पे वो वैकेशन मनाने अक्सर जाया करते थे। इतनी सुंदर थी वो जगह, छोटा सा गांव था, आजू बाजू में नदी थी और बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहा करते थे। मतलब उंगलियों में गिनने जितने घर थे वहाँ पे। सब लोग अपने हंसी खुशी से रहा करते थे और वहाँ पे सबके बड़े बड़े मकान थे और एक बिल्डिंग भी थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। मतलब वो बहुत बड़ा महल टाइप भी कुछ था बट वो कभी भी पूरी नहीं हो पाई, हमेशा काम अधूरा रहता था। जो गांव के लोकल थे वो वहाँ पे रात को 8 बजे के बाद जाते नहीं थे। उनका ऐसा कहना था कि उस घर में कोई तो है, उस बिल्डिंग में कोई तो रहता है, एक साये का वास है उसमें। और ये सब कहानी संजना ने सुन रखी थी और ऐसी कई सारी कहानियाँ जो हमारे गांव वगैरह में जो फेमस होती है, ऐसे कई सारी कहानियाँ होती है। बट आपको जैसे पता है कि ये सब कहानियाँ सुन के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो संजना थी वो कुछ 7-8 साल की थी और उसकी जो बहन छोटी वो 5 साल की थी, तो बच्चे ऐसे कहानियों पे विश्वास नहीं करते। तो ऐसे ही समर वेकेशन का टाइम था। संजना के मम्मी और मौसी ने डिसाइड किया कि चलो हम अपने गांव चले जाते हैं, वहीं पे कुछ दिन रहेंगे नानी के गांव और फिर वापस आ जाएंगे। तो वैसे ही कुछ हुआ, गांव में गए, कुछ दिन वहाँ पे रहे और सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। अच्छा खाना, शुद्ध हवा, मतलब सिटी लाइफ से बिल्कुल परे, नेचर की गोद में, वैसा उनका कुछ वहाँ पे माहौल था। और एक दिन ऐसे ही हुआ, मस्त खाना, कुछ मछली बनाई थी उनके घर पे और मछली सबकी फेवरेट थी। तो सब लोग ने लंच में पेट भर के खाना खाया और सो गए। सब सोने के बाद संजना और उसकी छोटी बहन, उनको नींद नहीं आ रही थी। उनमें एक अजीब सी चुल मची। जो बिल्डिंग मैंने आपको बताई थी वहाँ पे कोई जाता नहीं, उनका ऐसा एक डेयर उनमें हुआ कि चलो हम जाके देखते। जैसे आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप कोई चीज़ ना करने को बोलो वो ज़बरदस्ती करेंगे ही। तो ऐसे ही कुछ संजना के साथ भी हुआ।
जब जब वो लोग गए उनको थोड़ा डर तो लग रहा था, बट वो लोग इतना कुछ सोच नहीं रहे थे। वो गए वहाँ पे चिल्लाने लग गए, वो पूरे जो महल जो खाली पड़ा था वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए, छुपन छुपाई खेलने लग गए और सब कुछ होने लग गया। जब जब वो मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक से उनको ऊपर के फ्लोर से एक धड़ करके आवाज़ उनको सुनाई दी। ये सुनते ही संजना और उसकी बहन बहुत ज़्यादा डर गई। वो वैसे ही जैसे जिस भी हालत में थे वो भागना शुरू किया उन्होंने दरवाजे की तरफ। जैसे ही भाग रही थी संजना की छोटी बहन का पत्थर से पैर टकराया और वो गिर गई। उसके सर से थोड़ा खून बहने लग गया और वो उठ ही नहीं रही थी। कैसे कैसे करके उसको उठा रही थी बट वो कोई उठ नहीं रही थी, ना ही कुछ चीज़ को रिस्पॉन्ड दे रही थी। उसने भगवान का नाम लेना चालू किया और उसकी बहन उठ गई और वो लोग भाग के अपने घर आ गए। जब उस दिन हम घर आए माँ ने पूछा हमको कि क्या हो गया इसको, ये लगा कैसे। मैंने कहा कि हम खेल रहे थे और उसको लग गया। क्योंकि चोट थोड़ी सी ही थी, माँ ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। हम लोग ने खाना वगैरह खाया और रात के टाइम हम लोग कमरे में सोने चले गए। बट हमको नींद नहीं आने वाली थी उस दिन, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी, स्पेशली उन छोटी बच्चियों के लिए। वो उस पूरी रात सिर्फ शांत थे और एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे ही रात के 1:30-2 बजे उन्होंने देखा कि उनके बालकनी में एक अजीब सी औरत खड़ी हुई है। लंबे बाल, अजीब चेहरा, सड़े हुए दांत, और वो बस उनकी तरफ देख रही है। जैसे ही संजना की आंख उस पर पड़ी वैसे ही वहाँ से वो औरत बोली, श्श्श, चुप हो जा वरना मैं तुझे मार दूंगी। ये सुनते ही संजना के मुंह से कोई चीख नहीं निकली। वो बस अपनी आवाज़ मुंह में दबा के पूरी रात बस उस पलंग पर लेटे रही। दूसरे दिन जब सुबह हुई माँ को उसने सारा इंसिडेंट बताया। मम्मी ने उनको थोड़ा डांटा और बोला वापस वहाँ पे कभी मत जाना। मैंने भगवान की वगैरह पूजा की, उनकी नज़र वगैरह उतारी और दूसरे ही दिन वो शहर चले आ गए और कुछ सालों तक तो वहाँ पे गए भी नहीं। कुछ साल बाद सब नॉर्मल हो गया, वो औरत उनको कभी दिखी नहीं। 6 साल बाद वो जब वापस गाँव गए और उन्होंने जब गाँव वालों से पूछने की कोशिश की, क्योंकि माँ तो हमेशा अवॉइड ही करते रही, माँ ने उसका पिछला इतिहास कभी नहीं बताया। तो उन्होंने जब गाँव वाले लोगों से पूछा, गाँव वाले लोगों का ये कहना था कि वो जो बंगला है ना वो मामूली बंगला नहीं है। उस बंगले में कुछ साल पहले, कुछ कई सालों पहले एक औरत की निर्दय हत्या कर दी गई थी। मतलब उसके साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें हुई थी और उसका वहीं पे खून कर दिया गया था। जब पुलिस आई, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस कभी उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई और उसकी आत्मा वहीं पे भटकती रह गई। उसको कभी मोक्ष नहीं मिला, उसको कभी जस्टिस नहीं मिला और उसके बाद वो बंगला हमेशा श्रापित कहा जाता है। कोई भी उस बंगले में जाता है, कुछ लोग वहाँ पे रहने भी गए थे उस सब इंसिडेंट होने के बाद, बट किसी को भी वहाँ पे चैन नहीं आया। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ डर का माहौल, और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाता था तो 1-2 महीने में ही वो घर खाली कर देते थे। वहाँ पे लोग अमावस्या की रात तो बिल्कुल भी नहीं जाते और नॉर्मल डेज पे भी 8 बजे के बाद वहाँ पे कोई भटकता भी नहीं है। वो क्या है, ऐसा क्यों था, वो राज तो उनको ही पता। बट ऐसे कई सारे घर हैं। मैं पिछली बार कहीं तो पढ़ रहा था इंडिया में कोई ऐसा बंगला भी है जहाँ पे चोर चोरी करने गया था और उसको कुछ अजीब चीज़ें नोटिस हुई और वहाँ से उसको कुछ हॉरर इंसिडेंट वगैरह उसके साथ हुआ था। मैं कभी और वो स्टोरी ज़रूर लूँगा। बट ऐसी कुछ जगह है, कुछ बंगले हैं, कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ होटल्स है जहाँ पे ऐसे लोग हैं, जहाँ पे ऐसे लोग नहीं, ऐसी आत्माएं हैं, साया है जो अभी भी अपने जस्टिस के लिए, जो अभी भी अपने मोक्ष के लिए भटक रही है। तो दोस्तों, जो हमारी अगली कहानी है ना, ये एक रियल इंसिडेंट है। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी और इवन उस जगह की उसके पास तस्वीर भी है। तो मेरे दोस्त ने एक रिक्वेस्ट की थी कि उसके गांव का और उस जगह का नाम नहीं ले सकते। इस स्टोरी में कुछ जगह के नाम बदले जा सकते हैं क्योंकि दोस्त को वो प्राइवेट रखने थे, तो इसलिए कुछ जगहों के, कुछ लोगों के और कुछ चीज़ों के नाम बदले होंगे, बट तो आप समझ जाना। तो एक छोटा सा शहर था, जैसे एक स्मॉल टाउन होता है ना, रानी बाग नाम का। बहुत ही कम लोग रहते थे, खुश लोग रहते थे, अपने काम से काम मतलब रखते थे और अपने जीवन से बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी के सुखों दुखों में शामिल होते थे। वहाँ पे सब कुछ एक नॉर्मल था, जैसे हमारी पिछली कहानी भी थी। वहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था सिवाय एक घर के। वहाँ पे एक घर था, एक बंगला था जो अर्ली 2000s में, 2000 के टाइम में एक रिच बिजनेसमैन फैमिली ने बनाया था। तो एक रिच बिजनेसमैन थे जिनका स्टील वगैरह का बिजनेस था। वो हमेशा अपने स्टील के बिजनेस की वजह से हर 2-3 साल में शहर बदलते रहते थे। वो बैंगलोर में रहते थे, बट उनको पता था कि कुछ सालों में जो रानी बाग जो शहर है उनमें उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि हम यहीं पे चले जाते। तो उन्होंने रानी बाग में ही एक
ज़मीन खरीद ली। ज़मीन खरीद ली और वहीं पे एक घर बना लिया, बहुत बड़ा घर था और जो उनके लाइफस्टाइल को मैच करे वो सब चीज़ें, क्योंकि उनको पता था कि अभी 3-4 साल तक तो हमें यही रहना है। वो उनके परिवार में 3 लोग थे, वो उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। वो बहुत ही छोटा था, मतलब वो 1.5 या 2 साल का होगा। पत्नी हाउसवाइफ थी, बहुत ही सिंपल, अपने बच्चे अपने परिवार उन सब का देखभाल करती थी। और जो पति थे वो उधर ही रहते थे, बट उनको कई बार अक्सर बाहर गाँव जाना पड़ता था, मतलब काम के सिलसिले में उनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। जब उन्होंने वो घर बनाया, वो बहुत ही ज़्यादा आलीशान घर था, मतलब आस पड़ोस में किसी का भी घर इतना बड़ा नहीं था। उनको घर बनाने में कई सारे सामान लगे, कई महीने लगे और बहुत ही अच्छा घर बनाया। बट कहा जाता है कि जब वो घर बनाया गया था, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, सिवाय उनके एक ख़राब डिसीजन के। जो उन्होंने घर लिया था, जो ज़मीन खरीदी थी जो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, वो बिल्कुल कब्रिस्तान के बगल में थी। और जब उन्होंने वो घर बनाया, उसमें जो मिट्टी वगैरह यूज़ की वो कब्रिस्तान की यूज़ की। और इसीलिए जब वो घर बना, वहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें होने लग गई। शुरुआत में जब वो लोग शिफ्ट हुए, उनकी पत्नी को हमेशा अजीब आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि उनके छत पे कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई नाच रहा है, उसको हमेशा लगते रहता था। और वो जब भी ऊपर जाते थे, कोई नहीं रहता था, छत एकदम खाली सुनसान, कोई नहीं रहता था वहाँ पे। बट हमेशा ऐसे फील तो आते रहता था। उनकी पत्नी को ये लगता था कि उनको छोड़ के भी, जब उसके पति नहीं रहते थे, उन दोनों माँ बेटे को छोड़ के भी उस घर में कोई और लोग हैं जो बात कर रहे हैं, जो अगल बगल से उनको देख रहे हैं। और ये चीज़ें इतनी बढ़ गई थी, एक दोपहर को जब वो काम कर रही थी घर का, ऐसा सुनाई दिया कि 3-4 लोग एक कमरे में हैं और बात कर रहे हैं कि इन लोगों को मारना पड़ेगा, इन्होंने हमारी जगह पे कब्जा कर लिया, इनको मारना पड़ेगा। और ये सब सुन के और ये सब सुनकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने डोर ओपन किया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। पत्नी ने शुरुआत में तो इग्नोर किया, बट जैसे ही कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए, उसने देखा, उसको नोटिस हुआ कि उसे कुछ शैडोज दिख रही है, कोई कॉर्नर में, कोई खिड़की पर, कोई छत पर, ऐसे किसी ना किसी की परछाई उसे दिख रही है। ये पत्नी के लिए थोड़ी आश्चर्यजनक बात थी। ये पत्नी के लिए थोड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। जब वो पहले बेंगलोर में रहते थे तब ऐसा कुछ नहीं होता था, और यहीं पे आके ऐसा क्या हो रहा है। तो भी पत्नी ने सोचा छोड़ो जाने तो, मैं ज़्यादा ही कुछ सोच रही हूँ उसके बारे में, और उस वैसे इसीलिए मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है। क्योंकि जब मैं पति को बोलती हूँ तब तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, हम जब चेक करते हैं तब तो हमें कुछ नहीं मिलता, तो जाने दो। और वो ये बातें भी भूल गई। कुछ दिन बाद जब उनके पति कोई काम के लिए बाहर गाँव गए, और जब पत्नी और उनका बेटा, जो छोटा बेटा था, वो जब घर पे अकेला था, जब वो सुबह सो के उठे, पत्नी शॉक हो गई थी, क्योंकि उसने देखा कि उसके पूरे घर में कोई था नहीं। मतलब बेटा था और वो था, उसके अलावा कोई नहीं था। बट उसका जो पूरा घर था वो बिखरा पड़ा था। सब खिलौने यहाँ, सब कपड़े यहाँ, कोई फर्नीचर यहाँ। उनको ऐसा लग रहा था कि इवन जो बेड इतना भारी है वो भी किसी ने सरकाया गया था उस रात को। और उस बेड पे तो वो सोई थी। कोई अगर इतना हल्ला कर दे तो उनको सुनाई तो देना चाहिए, बट जब वो सुबह उठ के, उनके पास कोई इस चीज़ का कोई आंसर नहीं था, इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं था। और पत्नी ने सोचा कि ठीक है, उनके मन का वहम होगा, वो ज़्यादा सोच रही होंगी और इसलिए उनको ये सब चीज़ें दिख रही है। और उन्होंने सोचा कि मैं भूल जाती हूँ ये सब चीज़ों को। बट तभी असली डर शुरू हुआ। उस वक्त पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पति भी घर पर नहीं थे। जब उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी, उन्होंने कहा कि पता नहीं इस घर में तुम्हारा क्या है। उन्होंने बोला एक काम करो, तुम ये जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ दो और तुम कहीं और जगह रहो। तब एक दिन के लिए जब तक पति आ रहे थे, वो अपने पड़ोसी के घर रुकी। जैसे ही पति आए, उन्होंने आस पड़ोस में ही एक रेंटल फ्लैट ले लिया, एक किराए पे एक मकान लिया और वहाँ पे वो रहने लग गए। और उसके बाद उनके लाइफ में मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जो बेटा तभी बहुत रोता था वो शांत होने लग गया। जब जो परछाई उनको दिखती थी वो दिखना बंद हो गई, और जो आवाज़ें उनको आती थी वो आवाज़ें आना बंद हो गई। बिल्कुल महीने हो गए थे, उनके फैमिली में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। पत्नी को लगा शायद ये जो मेरे साथ हुआ वो मेरा वहम ही होगा, और पता नहीं, मतलब उन्होंने ये सब झूठ ही मान लिया और सोचा कि जाने दो, भूल गए। और एक दिन ऐसे ही जब उनके पति ऑफिस में थे, उनको याद आया कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो उसके घर में, जो पुराने वाले घर में रह गया। कि वाइफ वो घर के लिए निकल गई बच्चे को नेबर्स के पास छोड़ के कि मैं आती हूँ, मतलब गई डॉक्यूमेंट्स लेने। और वो बेटा अपने नेबर के पास था। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटे हुए, रात हो गई। रात को उनके पति घर आए, उन्होंने पूछा और नेबर्स में ये सारा इंसिडेंट बता दिया। तब वो नेबर्स और उनके पति उनके घर के तरफ गए, डोर्स वगैरह सब कुछ ओपन थे। जैसे ही अंदर गए, पति जोर से चीख पड़े। उन्होंने देखा कि जो उनकी पत्नी थी, जो इतनी खुश थी, उसने आउट ऑफ नोवेयर आत्महत्या कर ली है।
एक पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली है वहाँ पे। रोने लग गए ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे। लोग उनको संभाल रहे हैं, बट अभी क्या कर सकते हैं, ये सब हो गया तो मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं था। उस घटना के बाद रानी बाग में रहने वाले सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा सहम गए थे। और उसी घटना के बाद कई सारी अलग कहानियाँ भी पता चली। उनके नेबर्स ऐसे कहते हैं कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पे, उधर कई लोगों को मारा गया है। उस जगह ने कई लोगों की मौत देखी है। उस ज़मीन में कई लोगों का शरीर है और इसीलिए जब उन्होंने उस ज़मीन पर घर बनाया, उनके साथ भी वही हुआ। तो वहाँ पे आज तक, और जो पेरेंट्स होते हैं वो रात तो क्या दिन में भी अपने बच्चों को वहाँ भेजते नहीं है। दोस्तों, जो हमारी ये कहानी है ये महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरी कहाँ से आती है, तो वो है कोकण से। कोकण एक बहुत ही सुंदर इलाका है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का सबसे सुंदर सपना है कोकण, और वहाँ पे बहुत सारी कल्चरली एकदम रिच है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है वहाँ पे। और वहाँ की जो भूतिया कहानी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो आज की कहानी है वो मुझे मेरे दोस्त कनिष्क ने कही थी, और जो कहानी मेरे हमेशा दिल में रह गई। ऐसे ही कुछ हुआ, वहाँ पे नई नवेली शादी हुई थी, कुछ दिन हुए थे उनकी शादी के लिए। दुल्हन थी वो उस गांव में काफ़ी नई थी, लोगों को ज़्यादा पहचानती नहीं थी, और उसका नाम अश्विनी था। उसको लोगों से मिलना पसंद आता था, नए लोगों से बात करना पसंद आता था, और ऐसे ही टहलना पसंद आता था। अभी शादी के कुछ दिन तक तो उसको घर में बंद रहना पड़ा, बिकॉज कुछ ना कुछ विधि होते रहती थी। ऐसे बोलते हैं ना कि दुल्हन को जल्दी बाहर नहीं जाना होता है, और ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास। तो वो बहुत बोर हो गई थी। फाइनली जब जब ख़त्म हुआ कुछ दिनों बाद, उसने सोचा कि मैं यहाँ से ही टहल के आती हूँ। तो वो जो नई नवेली दुल्हन थी वो गाँव में टहलने निकल गई। टहलने निकली तो आसपास के लोग मिल रहे थे, बात कर रहे थे, ये वो चीज़। तो देख रही थी कि बड़ा सुंदर गांव है, बड़े सुंदर लोग हैं। और वो चलते चलते टहलते टहलते गांव से थोड़ा दूर चली गई। वो सब नदी, पेड़, पहाड़, वो सब देखते देखते उसकी नज़र एक घर पे पड़ी। एक काफ़ी आइसोलेटेड सा घर था, गांव से काफ़ी दूर था। वहाँ पे आसपास ना कोई लोग थे, ना किसी का घर था। वो देख रही थी कि ये घर इतना दूर बनाया किसने होगा, क्यों बनाया होगा, यहाँ पे कोई रहता भी होगा, क्योंकि खंडर सा घर था। जैसे ही वो उसकी नज़दीक जा रही थी, उसने देखा कि एक औरत, एक प्रेग्नेंट औरत उस घर में उसे बुला रही थी। ये देख के वो थोड़ा शॉक हो गई, बट जैसे मैंने कहा कि वो बात करती थी, बहुत ही सारे लोगों से बहुत अच्छे से रहती थी। वो उसकी तरफ गई तो उस औरत ने उसको मराठी में कहा, खूप सुंदर दिसतेस तू, नवीन लग्न झालंय वाटतं। तो उसने कहा, हाँ तुम्ही नव्हता आलात का, अभी हुई कुछ दिन पहले। तो अरे वाह, अच्छा है। उसने बहुत ही क्रीपी वे में कहा कि एक बात कहूँ तुमको। अश्विनी ने बोला, हाँ बोलो क्या हुआ। उसने बहुत ही क्रीपी वे में ऐसी बात बोली कि तुम मुझे बहुत ही पसंद आ गई है, तू यहाँ पे रहेगी मेरे साथ, मतलब रहेगी तो बता, अपन बहुत ही मज़े करेंगे, तुझे कोई ज़रूरत नहीं अपने घर जाने के लिए, तू यही रहे, मैं खाना वाना सब तेरा किया करूँगी। ये सुन के अश्विनी बहुत डर गई। उसको लगा कोई पागल वागल औरत है और इसके लिए गांव से दूर रहती है। अश्विनी बहुत जल्दी चल के यहाँ से अश्विनी भाग के अपने घर आ गई। अश्विनी जब घर आई, उसने अपने पति वगति को बताया, उन्होंने वो नज़रअंदाज किया, बोले होगी कोई पागल औरत, तू ध्यान मत दे इतना, तू खाना वगैरह वो सब। तो वो वापस बिजी हो गई। बट दूसरे ही दिन से अश्विनी कुछ अजीब बिहेव करने लग गई। मतलब ऐसा बिहेव करने लग गई कि जैसे वो नहीं करती थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा सोने लग गई, बहुत अजीब बात करने लग गई, लोगों को बहुत अजीब जवाब देने लग गई। और कुछ तो मिसिंग था, क्योंकि जो नई लवेली दुल्हन होती है वो अक्सर ऐसी बातें करती नहीं है। और कुछ तो मिसिंग था, क्योंकि अश्विनी ऐसे थी नहीं। तो भी लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि उनको पता नहीं था ना, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी, उसका कैसा स्वभाव है क्या उनको पता नहीं था। तो कुछ दिनों के लिए नज़रअंदाज किया। बट जैसे ही कुछ दिन गए, वो अभी ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग गई थी। रात को अचानक चीखती थी, चिल्लाती थी, लोगों को डांटती थी, और खुद को ही अपने नाखून से मारना हो गया, किसी और को, उसको पति को चोट पहुंचाना हो गया। ये उसका बढ़ते जा रहा था। तो जो उनका परिवार था उनको लगा ये कोई मामूली बात नहीं है। आसपास के जो बाबा वगैरह रहते हैं उनको बुलाया, उनको दिखाया। तब उस बाबा ने कहा कि इसके शरीर में एक प्रेग्नेंट औरत की आत्मा है। ये सब सुन के सब शॉक हो गए, क्योंकि अभी तो आई थी। उस बाबा ने कहा कुछ दिन पहले जब वो बाहर टहल रही थी, उसको इसने देख लिया और उसे अभी ये पसंद आ गई है, ये इसको नहीं छोड़ेगी। और ये सब सुन के ही घर वाले बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उन्होंने बाबा को बोला, हमें कुछ सोल्यूशन बताओ आप। तो बाबा ने बोला कि इसको कुछ दिन लगेंगे, हमको कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। तो उस क्रिया के दौरान उसने
पर वो क्रिया कभी वो करने ही नहीं देती थी। हमेशा वो ज़ोर से चिल्लाती थी, डांटती थी, ये वो चीज़ें, मतलब वो कुछ भी हो जाए एकदम वॉयलेंट हो जाती थी। मतलब यहाँ वहाँ भाग रही है, जैसे ही उसको पता चलता था कि कोई बाबा आ रहे हैं या फिर कुछ पूजा हो रही है, वो भाग जाती थी वहाँ से। तो कुछ टाइम तक तो ये चलते रहा, इवन आज तक। ये 2 साल पुरानी चीज़ है, पर आज तक तो वो थोड़ी थोड़ी रिकवर हो गई है, पर कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाई। उसे आज भी बीच बीच में वो एपिसोड आते हैं। गांव वालों का कहना है कि वो औरत लोगों को अक्सर वहाँ पे दिखा करती है। जब वो लोग वहाँ से गुजरते हैं तब लोगों को इवन उसके घर से बहुत अच्छे अच्छे सुगंध आता है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है, खाने की खुशबू आती है कि कुछ तो उस घर में बन रहा है। बट वो घर तो पिछले कुछ सालों से बंद है। उस घर की कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ सालों पहले औरत की डिलीवरी के समय उसकी मौत हो गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा है जो वहाँ पे भटकती रहती है, और वो स्पेशली ऐसे औरतों को ढूंढती रहती है जिनकी अभी अभी शादी हुई हो, के ज़रिए वो अपना ये सपना जी सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अश्विनी के साथ। उसकी शादी नई नवेली हो चुकी थी और कुछ सालों बाद वो माँ भी बनने वाली थी, और इसीलिए उस चुड़ैल ने उसके शरीर को पकड़ा। और अभी और उन गाँव वालों का कुछ ऐसा भी कहना है कि वो औरत अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हम में से कोई भी जब उसकी बात करता है या उसकी बात सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं या आप उसकी ये बात सुन रहे हो। तो थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि मैंने तो बता दी है स्टोरी और आपने भी सुन ली है ये कहानी। जस्ट किडिंग गाइस। तो यही था हमारा आज का एपिसोड ऑफ स्टोरीज विद रिकी। बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके, ये स्टोरी सुना के। आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हम ऐसे ही एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं और आपको पॉडकास्ट पे आके वो शेयर करनी है, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में गूगल फॉर्म की लिंक होगी, वो ज़रूर से बिना भूले भरिए, और मे बी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट साथ में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। बाय।